नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपके इस खूबसूरत से चैनल एचपी स्टडी हब में। आज से हम बीएड, टीजीटी कमीशन, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या आर्ट्स, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं शिक्षा आयोग और समितियों से। आज से एक सीरीज़ इसकी चलेगी। ख़ासतौर पर जो बीएड के एंट्रेंस की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी ये सीरीज़। 15 या 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप आज से निरंतर हमसे बनिए। भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र भारत से पहले शिक्षा के ऊपर कार्य नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आयोग रहे हैं, हंटर आयोग की बात करें या फिर अन्य आयोग की बात करें, हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की भी बात करें, तो उनको हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत से पहले जितने भी आयोग या फिर शिक्षा के संदर्भ में जितने कार्य हुए हैं उनको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। आज से जो वीडियो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, एक बार हम स्वतंत्र भारत से बाद वाले जितने भी शिक्षा में आयोग और समितियां बनी हैं उनके ऊपर चर्चा पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज जो हमारा जो पहला जो आयोग रहा है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग भी था, जिसका नाम मैंने यहाँ लिख लिया है। विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है इसे, और राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। अब ये बात आती है कि स्वतंत्र भारत के बाद, सर आपने कहा कि स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्र भारत जब हुआ, ये पहला आयोग शिक्षा के क्षेत्र में गठित हुआ, तो ये किसके लिए हुआ? यहीं पर क्लियर करते हैं। उच्च शिक्षा की बात कही गई, विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र के रूप को या फिर स्वरूप को दुरुस्त करने के लिए इस उच्च शिक्षा आयोग मतलब विश्वविद्यालय आयोग यानी राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ। राधा कृष्ण आयोग क्यों कहा गया, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो बात आती है, हम सीधे पहुंचते हैं 4 नवंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 4 नवंबर 1948 ईस्वी को इस आयोग का गठन होता है। किस आयोग की बात कर रहा हूं? विश्वविद्यालय आयोग की बात कर रहा हूं। 4 नवंबर 1948 को क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। और जब इसका गठन किया जाता है, सरकार द्वारा इसे गठित किया जाता है, तो इसके जो इस आयोग के सदस्यों की संख्या, लिख लीजिए इसे, कि सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की जो संख्या रही जो थी वो 10 थी। इसमें भी इस आयोग, अब 10 सदस्यों में किसी न किसी को चेयरमैन, जिसे अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष तो बनना था। तो इसके जो अध्यक्ष रहे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस विश्वविद्यालय आयोग को राधा कृष्णन आयोग क्यों कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। ये वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में द्वितीय राष्ट्रपति बने। और 1954 में इन्हें जो 3 प्रथम जो भारत रत्न दिए गए थे उनमें से एक व्यक्ति यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। और सचिव की बात करते हैं। इस आयोग के जो सचिव थे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, ये इस आयोग के सचिव थे। 10 सदस्यों से गठित ये एक प्रकार से कमेटी, उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष और डॉक्टर ये जो श्री निर्मल कुमार सिद्धांत है, ये क्या है? सचिव है। 4 नवंबर 1948 को गठित हुआ है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि जब राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपने सीधे से याद रखना है, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वही उस समय शिक्षा मंत्री रहे, वो हैं डॉक्टर, कई अबुल कलाम आज़ाद भी से भी याद रखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के
प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 1947 से 1958 तक ये भारत के शिक्षा मंत्री रहे और मरणोपरांत 1992 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। मतलब इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया गया। और जब राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ उस समय जो है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद देश के क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न अब आता है, सर आपने ये बता दिया आयोग और ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि उच्च शिक्षा हेतु इसका गठन किया गया, तो इसके उद्देश्य क्या थे? इस आयोग के उद्देश्य सीधी सी बात थी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के में जो शिक्षा है उसके संबंध में, महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, उसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट जारी करना, सरकार को रिपोर्ट देना। दूसरा ये था, दूसरा उद्देश्य इसी आयोग का एक और था कि वर्तमान देश की वर्तमान स्थिति और भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, देश की वर्तमान और भावी परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के रूप और स्वरूप में विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है और किस तरह की वो शिक्षा रहनी चाहिए, उसके संदर्भ में सुझाव देना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, वो उद्देश्य इस आयोग के गठन के रहे। अब बात आती है उद्देश्य का। पता चला आयोग के बारे में, हमें पता चला कि 4 नवंबर 1948 को क्या हो गया है, इस आयोग का गठन हुआ है। एक साल के अंदर अंदर 1000 पूरे देश में क्या कर दिए, सुझाव पत्र इस आयोग की कमेटी ने क्या कर दिए, भेजे और लोगों से सुझाव मांगे। वापिस में 600 लोगों ने सुझाव के रूप में पत्र वापस किए, ठीक है। लेकिन बात आती है कि यहीं पर इस आयोग ने अकेले, जो इन सदस्यों ने सिर्फ अकेले काम नहीं किया, 2 और संस्थाएं थी जिन्होंने इन्हें सुझाव देने में अपनी सहायता प्रदान की। वो एक थी कैब, और इसे लिख लो, इसे लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है। इसका गठन सबसे पहले 1920 में हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से 1923 में इसे भंग करना पड़ा। उसके बाद इसका पुनर्गठन जो हुआ है, अगर कभी आपसे पूछे कि कैब का पुनर्गठन कब हुआ, वो 1935 में हुआ। अगर आपसे कहा कि पहली बार कैब कब अस्तित्व में आया, तो कैब जो ये संस्था है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपके पास पहली बार अस्तित्व में 1920 में आई, पुनर्गठन 1935 में हुई। और इस कैब ने, क्योंकि 1935 के बाद ये निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता जा रहा था, इसने मदद की उच्च शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देने में। किसको मदद की? राधा कृष्णन आयोग को। एक और संस्था थी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना या फिर इसका गठन 1925 में ही हो चुका था। ये भी अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही संस्था थी। तो इन 2 संस्थाओं ने शिक्षा आयोग का क्या किया हुआ है, इस राधा कृष्णन आयोग का क्या किया है, मदद की है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिपोर्ट और सुझाव देने में, ठीक है। तो इन 2 संस्थाओं और इन्हें, जो मैंने यहाँ पर इनकी जो आपको फुल फॉर्म लिखाई हुई है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है, तो इसे आपने, मैं मानता हूँ कि आपने नोट किया होगा। अगर गलती से जिसने नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके एक बार इन्हें नोट कर सकता है। अब प्रश्न यहीं पर आता है कि 1 साल के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, रिपोर्ट जारी कर दी। 747 पृष्ठों और 15 अध्याय वाली ये रिपोर्ट 25 अगस्त
1949 को आयोग द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ये याद रखना है कब रखी है, ये ज़रूरी है। 25 अगस्त 1949 को आयोग द्वारा सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, अब इतनी सी बात हो गई। अब आती है कि इसने कौन कौन से सुझाव दिए। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, खास करके नेट वगैरह की जो तैयारियाँ कर रहे हैं उनको भी यहीं से कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहला जो सुझाव रहता है, कुछ सुझाव का हम जिक्र करेंगे। जिक्र रहेगा कि इन्होंने कहा, इस आयोग ने सरकार को कहा कि कार्य जो दिवस है वर्ष में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, तो वो रहने चाहिए 180 दिन रहने चाहिए, परीक्षाओं को छोड़ करके। परीक्षाओं वाले दिन को इसमें शामिल नहीं किया गया। साथ में इसी आयोग ने एक और सुझाव दिया कि सप्ताह में ज़्यादा जो है बर्डन ना हो, सिर्फ सप्ताह में 18 घंटे ही शिक्षण कार्य होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये पहले बता दिए, इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए था, जो मैं अब बता रहा हूँ ये भी इसी का सुझाव था कि इन्होंने क्या कर दिया, इस आयोग ने उच्च शिक्षा को 3 स्तर में बांट दिया। कौन कौन से 3 स्तर थे? इसने कहा महाविद्यालय की बात होती है, मतलब स्नातक, ये 3 वर्ष का रहना चाहिए। फिर इसने कहा दूसरा जो स्तर रखा स्नातकोत्तर, एमए एमएससी की जो बात करते हैं हम, वो 2 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं। शोध और अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं, शोध कार्यों में जो है पीएचडी के लिए जो लोग पीएचडी में कार्य करते हैं, शोध का कार्य करते हैं, उनके लिए इन्होंने निम्नतम जो एक समय सीमा रखी वो 2 वर्ष की रखी। अधिक से अधिक कितनी भी लग सकती है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 7 वर्ष की एक योजना इन्होंने रखी और उस योजना का जो सुझाव इन्होंने सरकार के सामने रखा। स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष और शोध और अनुसंधान की बात करते हैं, निम्नतम कितनी समय सीमा रहनी चाहिए, उससे पहले किसी को डिग्री नहीं दी जानी चाहिए। उससे पहले डिग्री ना दी जाए तो वो 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष का रहना चाहिए। ये सुझाव रखे इन्होंने। अब प्रश्न उठता है, एक और सुझाव रहा, मुख्य सुझावों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इस आयोग ने कहा कि जो ये शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, इसे राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया जाना चाहिए। आप लोग बताइए मुझे कि राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होती है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इस आयोग ने क्या कहा कि राज्य सूची से उच्च शिक्षा का जो विषय है इसे निकाल करके कहाँ डाल दिया जाए, समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। और इसके सुझाव को मान भी लिया गया, जिसके चलते ही 42वें की बात कर रहा हूं मैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में शिक्षा को है समवर्ती सूची में रखा गया, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, एक और बात, देश के युवाओं में राष्ट्र के लिए कार्य करने की भावना जागृत रहे, इसके लिए इस आयोग ने एक सुझाव दिया कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में एनएसएस और एनसीसी की व्यवस्था की जाए। एनएसएस और एनसीसी की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना 24 सितंबर 1969 को अस्तित्व में इनके जो है सुझाव को मान करके क्या कर दिया गया, इसे
कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में क्या कर दिया गया, मंजूरी दी गई, इसके लिए व्यवस्था की गई। ये कब अस्तित्व में थी? आयोग आने से पहले ही अस्तित्व में थी, 1948 में ही। लेकिन आयोग ने क्या कहा? आयोग ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या किया जाना चाहिए, एनसीसी के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, एनसीसी के लिए भी क्या करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोगों के लिए एक और काम है, आप बताइए कि एनएसएस का एक जो क्या बोलते से ध्येय वाक्य, एनएसएस का जो ध्येय वाक्य है और एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम चेक करेंगे कि, और हो सकता है कि किसी एक ने कमेंट कर दिया, बहुत सारे जो हमारी वीडियो को देखते हैं या फिर कभी देखेगा, कम से कम उसे वहाँ से भी नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। हो सकता है किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो एनएसएस और एनसीसी का आपने क्या करना है, ध्येय वाक्य हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये बात भी कर ली। अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता था? तो मतलब उसको प्रचार प्रसार कैसे हो सकता था? विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे आपको ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय खोले जाए, और इसकी सिफारिश को मानते हुए 1954 में, लिख लो इसे, 1954 में क्या हो गया, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति। 1954 में कमेटी और कमीशन अगर पढ़ रहे हैं, आयोग के साथ साथ समितियां बीच में ही आती रहेगी, तो उन्हें आप नोट करते जाइएगा। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1954 में हुआ, ठीक है। इतना क्लियर। इसी ने एक और बात कही कि महाविद्यालयों की बात करें या विश्वविद्यालयों की बात करें, छात्रों की कितनी संख्या रहनी चाहिए, इस संदर्भ में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस आयोग ने सुझाव दिया। इस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक 3000 और महाविद्यालयों में 1500 छात्रों की संख्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुझाव इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया। एक और सुझाव इन्होंने दिया कि कभी भी ग्रेस मार्क की जो पत्ती उसे ख़त्म कर देना चाहिए। जो कई बार कुछ बच्चे जो रह जाते हैं, फिर उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, कृपांक कहा जाता है जिसे, वो उस पत्ती को भी समाप्त करने का इसने सुझाव दिया, ठीक है। एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है, एक अन्य सुझाव दिया था यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसी आयोग की सिफारिश के बाद 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी का गठन किया जाता है, नींव रखी जाती है। लेकिन अधिनियम जो पारित होता है, जिसके बाद ये अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहती है कार्य करने के लिए, वो अधिनियम पारित होता है 1956 को। 1956 के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में अधिनियम पारित होता है संसद में। उसके बाद ये जो कमीशन है, ये जो आयोग है, अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है अपने फैसले लेने के लिए। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि अधिनियम पारित करके ये स्वायत्त कब हो गई, तो 1956 में हुई थी, लेकिन नींव मित्रों वो रखी गई थी 28 दिसंबर 1953 को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस आयोग ने एक और सुझाव दिया। इस आयोग ने कहा 70% से ऊपर जिनके मार्क्स आते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जाए, 55% से ऊपर वाले, 70 से कम जिनका रहता है उन्हें द्वितीय श्रेणी की बात की, और 40% वालों को तृतीय श्रेणी में रखने की बात की। ये भी जो सुझाव है वो किसका है? वो इसी आयोग का है।
अन्य एक सुझाव रहता है जिसके बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि कॉलेजेस में जो ये छात्र संघ होते हैं, कॉलेजेस में जो CSCA बनती है, छात्र संघ होना चाहिए और साथ में एक छात्र कल्याण बोर्ड भी होना चाहिए। याद रखना, CSCA का सुझाव किसने दिया था? छात्र कल्याण बोर्ड भी होना चाहिए कॉलेज में। ये दोनों के दोनों सुझाव जो है वो हमारे पास राधा कृष्णन आयोग ने दिए थे। किस आयोग ने दिए थे? राधा कृष्णन आयोग ने दिए थे। इसी राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों को भी 4 श्रेणियों में रखा: प्रोफेसर, पाठक, लेक्चरर और प्रशिक्षक। 4 श्रेणियों में अध्यापकों को बांटा और साथ में ही 3 वर्गों में इसने जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई है उसको 3 वर्गों में बांटा। वो 3 वर्ग आपके पास रहे, एक कला का रहा, दूसरा विज्ञान का था और तीसरा वाणिज्य एवं तकनीकी का था। वाणिज्य एवं तकनीकी का था। यहाँ पर कौन कौन से बताए मैंने? प्रोफेसर, पाठक, लेक्चरर यानी कि व्याख्याता, लेक्चरर की बात करते हैं। ये कुल मिलाकर के 4 जो होते हैं, 4 शिक्षक वर्गों को रखा। उच्च शिक्षा की पढ़ाई को 3 वर्गों में बांटा। हमने लगभग राधा कृष्णन आयोग से जितने प्रश्न बनते थे या फिर संभावित रहते हैं उनको पूरी तरह से पढ़ लिया है। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिए और लोगों तक भी हमारी वीडियो को पहुंचाएं। और साथ में कोई सुझाव रहता है, हमारे लिए तो आप ही आयोग हैं, हम भी आपको आपके आयोग का गठन करते हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए कि हमें वीडियो को किस तरीके से आपके समक्ष लाना चाहिए। उसके संदर्भ में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में जब आप वीडियो को देखते हैं पूरा देख लीजिए और साथ में वीडियो को देखने के बाद औरों को भी भेजते रहिए। और ऐसे टफ समय में अपने घरों में रहिए, अपनों के बीच में रहिए। और रही बात कोरोना की, तो वो कहावत भी तो है, कहा भी तो जाता है कि 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े, हर शाम को ये ढलता है। ठीक वैसे ही ये जो कोरोना का काल है ये भी अब ढलने वाला है, फिर से सामान्य स्थितियाँ आने वाली है। तब तक हम आप एक दूसरे के साथ यूं ही जुड़े रहें। अगला जो वीडियो आएगा मुदालियर आयोग के ऊपर आएगा, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के ऊपर भी आएगा। अपनों के बीच में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।